नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। संसद के दोनों सदनों में कल वंदे मातरम पर 10-10 घंटे की चर्चा हुई। यह चर्चा क्यों हुई, इस चर्चा का हासिल क्या रहा, इस चर्चा से में निकल कर क्या आया, क्या कुछ मिला, देश के लोगों को इससे क्या मिला, ये बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। जब चर्चा ये शुरू हुई थी, चर्चा की घोषणा हुई थी, तब भी पूछे गए और अब भी पूछे जा रहे हैं। लोगों को लगा होगा कि शायद जब चर्चा होगी तो कुछ पता चलेगा, लेकिन क्या कुछ मिला? कुछ नहीं पता चला। प्रधानमंत्री का एक मकसद समझ में आता है कि वो वंदे मातरम पर पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी को घेर लेंगे, लेकिन हुआ ऐसा कि नेहरू जी घिरने के बजाय पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसका जो मात्र संगठन है यानी आरएसएस, वो न सिर्फ घिर गया बल्कि एक्सपोज हो गया। बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ गई कि आरएसएस का वंदे मातरम से क्या नाता है, वंदे मातरम को लेकर कितना संजीदा है आरएसएस, कितने संजीदा है भारतीय जनता पार्टी और उनके बाकी जो संगठन और उनसे जुड़े हुए नेता और उनसे जुड़े हुए लोग। ये बहुत सारे तथ्य सदन के पटल पर आ गए। तो बहुत चीज़ें इतिहास की किताबों में दर्ज हैं, लोगों को पता है, लेकिन संसद में भी ये सारी बातें आधिकारिक रूप से आ गईं, ये अभी तक शायद नहीं हुआ रहा होगा। और आरएसएस को लेकर पहली बात तो ये कि संसद में ये चर्चा कराई क्यों गई, तो इस मुद्दे पर, इस सवाल के जवाब में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने बिल्कुल साफ तौर पर बता दिया कि यह शर्त ही थी कि एसआईआर के मुद्दे पर, जिस पर आज चर्चा होनी है, चूंकि इसको लेकर पूरा का पूरा विपक्ष अड़ा हुआ था कि आप संसद में एसआईआर पर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चर्चा कराइए। सरकार चर्चा से लगातार भाग रही थी। फिर जब सरकार को लगा कि इस पर अब चर्चा करानी ही पड़ेगी, तो उन्होंने एक शर्त रख दी कि ठीक है, फिर हम वंदे भारत पर भी चर्चा कराएंगे, यानी एक दिन का समय, संसद में 10 घंटे का समय हम भी लेंगे। तो मान गया विपक्ष, ठीक है, आप वंदे मातरम पर भी चर्चा कराइए। अब इस वंदे मातरम पर अभी 7 नवंबर को जब वंदे मातरम गीत जो बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय ने लिखा है, उस वंदे मातरम गीत के 7 नवंबर को 150 साल पूरे हुए थे। तो 150 साल पर एक जश्न मनाया गया, उत्सव मनाया गया, उसमें बाकायदा बताया गया कि कैसे इसके पूरे अंश को नहीं लिया गया, अधूरे अंश को लिया गया और किस तरीके से क्यों लिया गया। ये सारी बातें जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधाराओं में ये खबर, ये तथ्य वहाँ पर तथ्य है नहीं, लेकिन वो तथ्य किस तरीके से वहाँ प्रसारित होते रहते हैं, वो सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में लाई गई। मीडिया ने उसका गुणगान किया। उनमें से किसी ने तह में जाने की कोशिश नहीं की, जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर वंदे मातरम का इतिहास है क्या। लेकिन जब 7 नवंबर को ये सारी बातें हो ही गई थी और आप साल भर उसको उसका 150 साल पूरे होने पर पूरा जश्न मना रहे हैं, कई सारे कार्यक्रम अभी आयोजित भी होंगे, तब भी किए गए, संसद में उस पर चर्चा की क्या आवश्यकता थी, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो जैसा कि बता दिया प्रियंका गांधी ने, और था भी ये कि इन्होंने बीजेपी के लोगों ने शर्त रख दी कि आप हम इस पर भी चर्चा कराएंगे, तो ठीक है। अब इस चर्चा में जो चीजें निकल कर आई, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे वो जनसंघ हो, उनके लिए बेहद शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा। करना भी पड़ता, क्यों नहीं करना पड़ता। वंदे मातरम तो ठीक है, 1875 में बंकिम बाबू ने लिखा और उसके बाद फिर वो आनंद मठ, जब उन्होंने उनका मशहूर उपन्यास लिखा गया, उसमें उसको शामिल किया। 1896 में इसका पाठ किया, वाचन किया गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस पार्टी के कलकत्ता अधिवेशन में। ये सारी बातें तो सबको पता है। यही सारी इतिहास की किताबों से फोटो स्टेट कराकर लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसका वाचन करने लगे। इसके लिए संसद का 10-12 घंटे का समय संसद के दोनों सदनों का जाया हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं पता था कि जब वंदे मातरम पर चर्चा होगी तो उसमें आरएसएस की उपयोगिता, आरएसएस का रोल, स्वाधीनता आंदोलन में आरएसएस का रोल,
इन सारी चीज़ों पर चर्चा क्या नहीं होगी? और जब इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी तो फिर आप उसको क्या डिफेंड कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे और नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इस चर्चा की शुरुआत की। 1 घंटे से ज़्यादा बड़ा उनका भाषण रहा, हालांकि फिर भी काफ़ी छोटा समझा जाएगा, क्योंकि आमतौर पर जब संसद में उनको बोलने का मौका मिलता है, एकालाप करने का मौका मिलता है, तो वो 2-2.5 घंटे तक भी चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 घंटे तक ही वो सीमित रहे, 1 घंटे के आसपास। इसमें उन्होंने तमाम चीज़ों का नाम लिया। कांग्रेस पार्टी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये तो स्वाभाविक थे, इनका नाम लेना ही था। इसके अलावा बंकिम बाबू, बंगाल, बांग्लादेश, बांग्ला भाषा, ये सारी चीज़ें उन्होंने पता नहीं कितने बार, दर्जनों बार इन सब का जिक्र किया। लेकिन इस पूरे वंदे मातरम पर जो चर्चा हो रही थी, प्रधानमंत्री उस पर जो अपना वक्तव्य दे रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे, एक बार भी उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र नहीं किया, एक बार भी उन्होंने जनसंघ का जिक्र नहीं किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी स्थापना 1925 में हो गई थी। एक बार भी उन्होंने हिंदू महासभा का जिक्र नहीं किया। 1915 में हिंदू महासभा भी बन चुका था, 1951 में जनसंघ भी बन चुका था। इन सारे संगठनों का उन्होंने अपनी तरफ से जिक्र नहीं किया। ठीक है, आप अपनी तरफ से जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता है कि संसद में जब चर्चा होगी तो उस चर्चा में विपक्षी सदस्य भी भाग लेंगे। और क्या विपक्षी सदस्य आप छोड़ देंगे, आप नहीं बोलेंगे, तो क्या विपक्षी सदस्य भी इतिहास के उन पन्नों को खंगालते हुए, और वहां तो बहुत स्पष्टता के साथ दर्ज है, आप तो ढूंढकर उन तथ्यों को ले आते हैं जो वास्तव में तथ्य है ही नहीं, उनको आप कहां से कहां जोड़ रहे हैं। लेकिन यहां तो जो तथ्य है उनका जिक्र वो कर रहे हैं, और उनका जब जिक्र होगा तो फिर जिस संगठन से आप जुड़े हुए हैं उस संगठन का इतिहास के, स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में क्या योगदान है, किसी से छिपा नहीं है। तो जाहिर सी बात है उस पर शर्मिंदगी होगी, और हुई वैसे। तो यह सवाल उठ रहा है कि क्या जानबूझकर ऐसा किया गया? क्या आरएसएस को एक्सपोज करने के लिए किया गया कि उसका स्वाधीनता आंदोलन में क्या रोल रहा है, ये लोगों को पता चले? पर सवाल यह है कि जिस आरएसएस ने आपको यहां तक पहुंचाया है, आपको बनाया है, आपकी पार्टी को बनाया है, उस आरएसएस के बारे में इस तरीके से आप कैसे सोच सकते हैं? इसके पीछे देखिए कई कारण है। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय वो अपने को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर आपने देखा होगा तो उस पार्टी को लगता था कि अब वो बहुत बड़ी पार्टी बन गई है, अब उसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ये बात कह भी चुके थे। लेकिन उसके बाद उसको डैमेज कंट्रोल की बहुत कोशिश की गई और चुनाव से पहले नहीं किया गया। यानी ये बाकायदा आरएसएस को मैसेज था कि अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन जब चुनाव हुए, चुनाव के नतीजे आए, चुनाव हारी भारतीय जनता पार्टी, 240 सीटों पर सिमट गई, तो तुरंत सरेंडर कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, पार्टी के तमाम नेताओं ने, और आरएसएस के महत्व को फिर स्वीकार करने लगे। लेकिन 240 सीटों तक पहुंचने में यह भी कहा जा रहा है कि आरएसएस ने उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मदद नहीं की जिस तरीके से 2014 या 2019 के चुनाव में उसने की थी। और इस बात का मलाल प्रधानमंत्री को भी रहता है। आपको याद ही होगा कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उनके आरएसएस से कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। आरएसएस की मजबूरी थी कि उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाती, चूंकि इस तरह से हार्डलाइनर व्यक्ति की जरूरत थी। लाल कृष्ण आडवाणी 2 बार फ्लॉप हो चुके थे, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर उनको देखा जा चुका था, 2 चुनाव हार गए, तो तीसरी बार इनको लाना मजबूरी थी। लेकिन कहीं से भी आरएसएस के संबंध नरेंद्र मोदी से ऐसे नहीं थे कि वो उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाती। लेकिन उनके पास संसाधन भी थे और उनका एक हार्डलाइनर चेहरा भी था, सारी चीज़ें थी जो आरएसएस को एक लगती थी कि हाँ इस एजेंडे पर हम खेल सकते हैं। तो मजबूरी में तो ले आए, लेकिन उसके बाद भी यहाँ भी आरएसएस के साथ भारतीय जनता पार्टी के संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं है। ये अलग बात है कि तमाम चुनावों में मदद करती है, सारी चीज़ें हैं, पूरी की पूरी जो एक ग्राउंड लेवल पर पूरी तैयारी होती है उसमें आरएसएस का योगदान रहता है। लेकिन
कई ऐसे मौके आते हैं जिसमें आमना सामना दिखाई पड़ता है। मोहन भागवत ने जब बायोलॉजिकल, प्रधानमंत्री ने कहा कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, नॉन बायोलॉजिकल है, इस बयान को मोहन भागवत ने किस तरीके से खारिज किया वो आप देखते ही हैं। कहा भी जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब आरएसएस प्रधानमंत्री पद से हटाकर अब किसी दूसरी पीढ़ी के नेता को या उनके किसी उत्तराधिकारी को वो अब आगे बढ़ाना चाहती है। तो उस जाहिर सी बात है कि वहाँ भी उसके टकराव रहेगा दोनों में, और टकराव है भी, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। पर इन सब के बावजूद क्या ये जानबूझकर किया जाएगा कि आरएसएस की जितनी उसकी बेइज्जती की जाए संसद में? इसकी रूपरेखा भारतीय जनता पार्टी तैयार करे, और भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तैयार करे। ये समझ से थोड़ा परे है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें राजनीति में होती हैं। एक मैसेजिंग होती है, संदेश देने की कोशिश की जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि क्या इस तरह का संदेश देने की कोशिश की है कि अगर आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई खेल करना चाहेगा तो भारतीय जनता पार्टी अब उस स्थिति में पहुंच चुकी है कि आरएसएस के साथ वो उससे भी बड़ा खेल कर सकती है। यानी आरएसएस की गरिमा और प्रतिष्ठा को जो उसको लग रहा है कि उसने मेंटेन की है, बनाई है, आगे बढ़ा रहा है, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और ये दिखाई पड़ा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जानबूझकर आरएसएस को ही एक उसको एक्सपोज करने के लिए, आरएसएस की बदनामी करने के लिए, स्वाधीनता आंदोलन में आरएसएस का क्या योगदान रहा है उसको लोगों को याद दिलाने के लिए वंदे मातरम पर बहस कराई नहीं। ऐसा लगता है कि नेहरू को घेरने के लिए ये बहस कराई गई, लेकिन इस बहस में क्या प्रधानमंत्री को या बहस कराने वालों को नहीं पता था कि आरएसएस कितना एक्सपोज हो जाएगा, और आरएसएस एक्सपोज हो गया। तो आपने देखा ही, चाहे गौरव गोगोई हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, जितने भी नेताओं ने इस पर अपनी बातें रखी, उन्होंने सीधे सीधे यही कहा कि भाई सब ठीक है, वंदे भारत, वंदे मातरम को लेकर माफ़ कीजिएगा, बार बार मेरे मुंह से वंदे भारत निकल रहा है। दरअसल वंदे भारत ट्रेनें इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं, इतनी ज़्यादा मशहूर हो गई हैं कि वो वंदे मातरम की जगह वो निकल रहा है। लेकिन फिर भी वंदे मातरम भी अपने देश की मिट्टी की प्रशंसा करना है, और वंदे भारत भी हमारे देश की ही प्रशंसा करना है। तो दोनों बातें, लेकिन जो गीत है वो वंदे मातरम है, और हमारा भारत का जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है, वो है वंदे मातरम। तो यहाँ उस तरीके से क्या ऐसा हो जाएगा? आप घेर किसी को और रहे हैं, आप चाह कुछ और रहे हैं। यानी जब निगेटिव पॉलिटिक्स की जाती है तो उस निगेटिव पॉलिटिक्स में आप खुद घिर जाते हैं। ये इस चर्चा से समझ में आ रहा है। एक बात और, वंदे मातरम को लेकर जो ये बातें कही जाती है, थोड़ा सा उसकी पृष्ठभूमि को जानना भी जरूरी है। 1875 में लिखा, उसके बाद ये 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया, ये सबको पता है। कलकत्ता के अधिवेशन के बाद फिर जब 1900 और ये उसके बाद से ये कांग्रेस पार्टी या जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जो स्वाधीनता आंदोलन को लीड कर रही थी, 1885 में कांग्रेस पार्टी का गठन होता है। उसके बाद 1896 के बाद ये उसके हर अधिवेशन में गाया जाता था, और यही शुरू के 2 स्टैंजा यही थे जो गाए जाते थे। फिर 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, और बंगाल का विभाजन आपको पता है कि ये अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी चाल थी कि बंगाल में उस समय ज़बरदस्त हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई पड़ रही थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ। लेकिन उस एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने कुटिल चाल चली, और उन्होंने एक मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई। वो मुस्लिम लीग कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने, स्वाधीनता आंदोलन को कमज़ोर करने का काम कर रही थी। हिंदू संगठन भी सक्रिय थे, और 1915 में जाकर हिंदू महासभा का गठन जब होता है तो वो सक्रियता से उसी रास्ते पर चल रहे थे हिंदुओं को लेकर, जिस रास्ते पर मुस्लिम चल रहे थे मुस्लिम्स को लेकर। सफल रहे अंग्रेज, दोनों की एकता को कमतर करने में काफ़ी हद तक सफलता उनको मिली। लेकिन स्वाधीनता आंदोलन बड़ा विराट आंदोलन था, और वो इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बटा नहीं बहुत ज़्यादा, यद्यपि बटा ऐसा नहीं कह सकते हैं, पर स्वाधीनता आंदोलन की जो धारा थी वो सेक्युलर धारा थी, और उसमें बड़ी संख्या में लोग
एकजुट होते गए। धीरे धीरे जब वंदे मातरम को लेकर भी सवाल उठने लगे और मुस्लिम लीग को मौका मिला, उसने कहा कि इसके जरिए कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को मूर्ति पूजा थोपना चाहती है, मुसलमानों पर देवी दुर्गा की पूजा थोपना चाहती है, इस तरह के आरोप लगने लगे। तो फिर ये हुआ कि अब वंदे मातरम का वर्जन जो है वो क्या होगा। 1937 में, अब जिसकी बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 1937 में फिर कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी बनाई जिसमें सुभाष चंद्र बोस थे, मौलाना आज़ाद थे, आचार्य नरेंद्र देव थे। इन लोगों की एक कमेटी बनती है और उस कमेटी ने यह तय किया कि जो शुरू के 2 स्टैंजा हैं, शुरू के 2 जो पैराग्राफ हैं वंदे मातरम के, वही राष्ट्रीय गीत के रूप में, यानी वही कांग्रेस पार्टी के अधिवेशनों में गाए जाएंगे। उसको स्वीकृति मिली, उस कमेटी ने सिफारिश की। 1937 में फैजपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था और उसमें जवाहरलाल नेहरू उस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। और इस कमेटी ने जो ये प्रस्ताव दिया, उस प्रस्ताव, इस कमेटी की जो सिफारिशें रही उसके आधार पर एक प्रस्ताव तैयार हुआ और वो प्रस्ताव रखा कांग्रेस पार्टी के उस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने, और फिर नेहरू की अध्यक्षता में वो प्रस्ताव पास होता है। इसलिए कि नेहरू उस समय 1937 में कांग्रेस के जो अधिवेशन हो रहा था फैजपुर का, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ये इसकी कहानी थी। उसके बाद फिर जब 1950 में संविधान सभा जब बन रही थी, संविधान सभा का गठन हुआ था, तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, राष्ट्रीय गीत को लेकर भी चर्चा हो रही थी, राष्ट्रगान को लेकर भी चर्चा हो रही थी, लंबी चौड़ी चर्चाएं उसमें हुई हैं और आखिरकार 1950 में राष्ट्रीय गीत के रूप में इसी वर्जन को, वंदे मातरम के इसी वर्जन को स्वीकार किया गया। आपको पता है संविधान में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर आम्बेडकर, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत तमाम जो दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग थे वो भी उस संविधान सभा में थे। इन सारे लोगों की सहमति से, स्वीकृति से और लंबे चौड़े वाद विवाद और विमर्श के बाद इसको रखा गया राष्ट्रीय गीत के रूप में। संविधान सभा ने इसको पारित किया और जब संविधान बन जाता है तो फिर इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दे दी जाती है और फिर राष्ट्रीय गीत के रूप में इसका गायन होता है। लेकिन जो सवाल पूछा गया भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, विपक्ष ने, कि आप इसको तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आपके यहाँ किस तरीके का, किन सम्मेलनों में गाया गया। कांग्रेस पार्टी के सम्मेलनों में तो हमेशा ये गाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के सम्मेलन में कब गाया जाता है, आरएसएस के सम्मेलन में कब गाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों पर बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई मिली संसद के दोनों सदनों में जब उस पर चर्चा हो रही थी। तो जाहिर सी बात है कि ये सवाल बनता है कि आखिर क्या वास्तव में आरएसएस को एक्सपोज करने के लिए, आरएसएस की बेइज्जती के लिए, स्वाधीनता आंदोलन में आरएसएस के योगदान जो नहीं है उसकी लोगों को याद दिलाने के लिए इस बहस का आयोजन किया गया था। और चूंकि इस बहस के लिए प्रस्ताव रखा था सत्ता पक्ष ने, तो फिर ये सवाल और बड़ा हो जाता है कि क्या सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को एक्सपोज करना चाहती थी। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।